अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रिपेयर। किसी भी रीज़न की वजह से हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो डैमेज हो जाता है, या ड्यूरिंग आरएनए फॉर्मेशन हमारा डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है। किस वजह से? बाय द रेडिएशंस, बाय द टॉक्सिक्स, बाय द मेडिसन्स लाइक एज ड्रग्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, या कोई भी जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो डीएनए है वो डैमेज हो जाता है। उसको रिपेयर करने के लिए हमारा जो बॉडी है उसमें कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसको रिपेयर करने के लिए मेनली हमारी बॉडी में 2 टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। वन इज़ मिस मैच रिपेयर सिस्टम, ठीक है। मिस मैच रिपेयर सिस्टम क्या है? मिस मैच रिपेयर सिस्टम ये है कि जब मैंने डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन के बारे में बात की थी तो मैंने बताया था कि सपोज़ ये ए है तो इसके साथ जो हमारे पास टी मैच होगा, देन हमारे पास टी है तो इसके साथ ए मैच होगा, जी है तो हमारे पास सी मैच होगा, ठीक है। ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन था, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ता है और आके अपने रिलेटेड जो नाइट्रोजन बेस है उसके साथ जोड़ देता है, ठीक है। ये हमने बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो मैंने कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज जब वर्क कर रहा होता है तो वो एक नाइट्रोजन बेस को लगाता है, ठीक है, 3 to 5 एंड, और सेकेंडली प्रूफ रीड करता है 5 to 3 एंड, ठीक है। जब प्रूफ रीड कर लेता है और उसे पता चलता है कि ये वाला जो मैंने नाइट्रोजन बेस को ऐड किया है या मैंने एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया है वो सही लगा हुआ है तो ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव कर जाता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कोई भी एक नाइट्रोजन बेस जो है वो गलत अटैच हुआ होता है, लाइक एज रूटीन में ए के साथ सी जो है वो गलत अटैच हो जाता है। यहाँ पे सी है तो इसके साथ ऑलवेज ही जी अटैच होगा, इसके साथ टी या ए अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर बाई मिस्टेक यहाँ सी की जगह जी की जगह ए या टी अटैच हो जाता है तो ये एक गलत अटैच होगा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको प्रूफ रीड करता है और इसके टी को रिमूव कर देता है और अगेन जी को पकड़ता है और इसको इसकी जगह लगा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा डीएनए जो गलत स्ट्रैंड न्यू बन रहा था वो ठीक हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, ये तो डीएनए पॉलीमरेज की हद तक था, लेकिन जो वो तो अपना फंक्शन कर रहा था कि उसको प्रूफ रीड भी कर रहा था और अगेन न्यू मैचिंग्स भी करवा रहा था। लेकिन जो डीएनए रिपेयर का सिस्टम की बात है उसमें ये है कि जब हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है या हो चुका कंप्लीटली रेप्लिकेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसका जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर वो मिथाइलेशन करवा देता है। हम मिथाइलेशन हो जाती है। किस वजह से मिथाइलेशन हो जाती है? वो इस वजह से कि जब कोई भी एक रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी तो उसके एक सेगमेंट के ऊपर मिथाइलेशन होगी। मिथाइलेशन का किस लिए होती है? उसकी वजह ये है कि हमारा जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर एक सीक्वेंस होता है GATC सीक्वेंस। ये क्या है? GATC मीन के न्यूक्लियोटाइड्स की एक लाइन होगी, उसके साथ जो नाइट्रोजन बेस अटैच होगी वो ग्वानिन, एडिनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ये एक तरतीब होगी, ठीक है। तो हमारा जितने भी पेरेंटल सेल होते हैं उसके हर कुछ वक्फे के बाद इस तरह का एक सीक्वेंस ज़रूर आएगा, ठीक है। तो हमारा जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसको हम कह सकते हैं कि मिथाइलेशन हो जाती है उसके ऊपर, हम मिथाइलेटेड पेरेंटल स्ट्रैंड कह सकते हैं। और जो हमारा न्यूली फॉर्म ये जो न्यूली फॉर्म हो रहा होता है ये होता है हेमी मिथाइलेटेड। हेमी मिथाइलेटेड मतलब इसके ऊपर मिथाइलेशन नहीं हुई होती, पेरेंटल स्ट्रैंड पर ही मिथाइलेशन होती है। इसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। ये 2 स्ट्रैंड है, ये ऊपर वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है जिसके ऊपर मिथाइलेशन हुई हुई है, और जो नीचे वाला है वो है हेमी मिथाइलेटेड, या हम कह सकते हैं कि न्यूली फॉर्म जो है वो डीएनए स्ट्रैंड है, ओके। इसके ऊपर यहाँ पर एक ये जो मैंने इस तरह की एक स्ट्रक्चर शो की हुई है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये है GATC सीक्वेंस, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास पेरेंटल सेल पर भी प्रेजेंट है, पेरेंटल स्ट्रैंड पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो हमारे पास सपोज यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है या नाइट्रोजन बेस जो है वो बाई मिस्टेकन गलत अटैच हुई हुई है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है उसने फंक्शन तो अपना किया लेकिन वो उसको डिटैच देख नहीं सका कि क्या वो सही लगी हुई या नहीं लगी हुई, ठीक है। तो क्या करेगा, हमारा जो एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो एक मिथाइलेटेड स्ट्रैंड जो GATC सीक्वेंस है उससे लेकर दूसरे स्ट्रैंड तक इन दोनों को यहाँ से कट करते हैं और पूरा का पूरा पीस ही डीएनए से निकाल देते हैं, ठीक है। और पीस निकालने के बाद अगेन लाइगेज एंजाइम को यूज़ करते हुए एक नया पीस जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये वाले स्ट्रैंड को यूज़ करते हुए एक नया पीस जनरेट करते हैं और वो सारा का सारा आकर
यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड जनरेट कर देते हैं, जिससे एक जीएटीसी सेगमेंट से दूसरे जीएटीसी सेगमेंट तक हमारा जो सेंटर वाला न्यूली फॉर्म्ड डीएनए होता है वो सारा का सारा रिमूव होके एक न्यू बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला सारा का सारा प्रोसेस जो है हमारे पास G2 फेज में होता है। जो सेल साइकिल होता है हमारे पास उसमें G2 फेज में होता है। ओके, देन है कुछ क्लिनिकल या पैथोलॉजी हम कह सकते हैं। उसमें ऐसा है कि ये जो एंजाइम जो मैंने बताया कि वो आकर इसको कट करता है और पूरा का पूरा ये न्यू स्ट्रैंड ही बना देता है। वो एंजाइम कुछ म्यूटेशन की वजह से, जो कि जीन या क्रोमोसोम की म्यूटेशन की वजह से वो एंजाइम्स वर्क नहीं करते। जब वो एंजाइम वर्क नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड ही गलत अटैच होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कार्सिनोमा। ठीक है, ये एक डिजीज़ का नाम है। हेरिडिटरी मतलब जो कि जेनेटिक्स के रिलेटेड है। नॉन पॉलीपोसिस ये बताता हूँ क्या है, और कोलोन कार्सिनोमा ये आपको पता है कि कोलोन क्या होता है और कार्सिनोमा कैंसर। ठीक है, जो हमारा कोलोन कार्सिनोमा है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्पोरेलिक। ये जो स्पोरेलिक है ये एक तो स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, स्प्रेड ना होने का मतलब ये है कि एक फैमिली से नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में नहीं जाता, और ना ही ये हेरिडिटरी होता है। ठीक है, सेकेंड वन जो उसकी टाइप है वो है फैमिलियल टेंडेंसी। फैमिलियल टेंडेंसी का मतलब ये है कि ये हेरिडिटरी होता है और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आगे मूव करता है, जो कि आने वाली न्यू जनरेशन होती है। ठीक है, जो इसमें फैमिलियल टेंडेंसी रखते हैं उनको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है कार्सिनोमा कोलोन, जिसमें MSH2 जीन जो है वो डिफेक्टिव होती है और इसमें पॉलीपोसिस नहीं होता। ठीक है, ये नॉन पॉलिप होता है। और जो हमारे पास मल्टीपल पॉलिप है इसमें पॉलिप्स होती हैं। ठीक है, इसमें APC जीन जो है वो डिफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से हमारा कोलोन कार्सिनोमा होता है। ओके, ये होप सो ये चीज़ें आपको समझ आई। ये क्लिनिकल के रिलेटेड है। इस डिजीज़ के बारे में फर्दर जब भी पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसमें इस चीज़ को ब्रीफली मज़ीद स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट रिपेयर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद है सेकंड बहुत इजी है, छोटा सा है बिल्कुल भी। सेकंड है बेस एक्सcision। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारा कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक फॉस्फेट होता है, एक शुगर होती है, और हमारे पास नाइट्रोजन बेस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस है वो सम टाइम यहाँ से उखड़ जाती है, इधर से उखड़ सकती है, मतलब उनका बॉन्ड टूट जाता है, वो वीक पड़ जाती है, या हम कह सकते हैं कि डैमेज हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो है वो डैमेज हो जाती है। ये मोस्टली जो टेंडेंसी होती है ये हमारे पास हमेशा प्यूरिन्स में ही होती है मोस्टली टेंडेंसी, लेकिन पायरिमिडीन्स में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्यूरिन्स में है वो A और G है, एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, तो इनकी जब ये फॉल डाउन हो जाएंगे या बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे या हम कह सकते हैं डिफेक्टिव हो जाएंगे, तो उसके बाद ये एडिनिन और गुआनिन को हम कहते हैं प्यूरिन। तो ये इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिप्यूरेशन, डी रिमूवल और प्यूरेशन प्यूरेन का रिमूवल। ठीक है, इन 1 डे 5 to 10,000 टाइम्स डिप्यूरेशन होती है और उसके बाद रिपेयर भी होती है। ठीक है, 5 to 10,000 टाइम्स। देन जिस स्टेज पर या जिस पॉइंट पर हमारे पास डिप्यूरेशन होती है उस पॉइंट को बोलते हैं एप्यूरेशन प्यूरिन साइट। ठीक है, ए मतलब रिमूवल और प्यूरिन साइट, जहाँ से एक प्यूरिन को रिमूव हो रही होती है उसको प्यूरिन साइट कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि पायरिमिडीन के साथ भी हो सकती है, तो पायरिमिडेशन भी हो सकती है। ठीक है, देन सिंपली ऐसा होता है कि इसकी रिपेयर के लिए क्या होगा कि ग्लाइकोसाइलेज एक एंजाइम है वो आएगा, और ये जो डिफेक्टिव नाइट्रोजन बेस है या सम टाइम ऐसा होता है बिल्कुल रिमूव हो चुकी होती है, तो जो भी अगर प्रेजेंट है तो उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा, अगर ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है तो ठीक है। देन हमारे पास लाइगेज एंजाइम के थ्रू हमारे पास ये जो नाइट्रोजन बेस अगेन है उसको न्यू, या जो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल है, या हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है और इजी सूटेबल नाइट्रोजन बेस है उसको लेके आएगा और यहाँ पर आकर अटैच कर देगा। ठीक है, और हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो फिर से कंप्लीट बन जाएगा। ये है सेकंड टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर। अगेन रिपीट कर देता हूँ फुल लेक्चर को, बहुत ही सिंपली। आज हमने क्या पढ़ा
डीएनए रिपेयर के बारे में पढ़ा, बताया कि किस तरह कोई भी एक डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है। देन पढ़ा कि मिसमैच रिपेयर कैसे होता है, डीएनए पॉलीमरेज अपना वर्क करता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है वो आके चेक करता है कि डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम सही तरह से किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्या होता है कि हमारे पास जो डीएनए स्ट्रैंड है उसका पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके ऊपर मिथाइलेशन हो जाती है, और हमारे पास जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए है उस पे ऊपर मिथाइलेशन नहीं होती। हमारे पास जो एक ग्रुप ऑफ एंजाइम आता है वो आकर जो न्यूली फॉर्म डीएनए होता है उसको देखता है कि अगर वो सही अटैच हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मिथाइलेटेड जो स्ट्रैंड है उसको देखते हुए दूसरा स्ट्रैंड को जहाँ जहाँ मिस्टेक होती है उन सबको ठीक कर देता है। ठीक कैसे करता है, हमारे पास GATC सेगमेंट होता है, वो क्या GATC सेगमेंट एक से लेकर दूसरे सेगमेंट तक कंप्लीट ही पूरा का पूरा पैच ही निकाल देता है और उसकी जगह पूरा का पूरा न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड में एक नया पैच बना देता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस G2 फेज में होता है। अगर म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कार्सिनोमा हो जाता है। और सेकंड टाइप हमने पढ़ी कि बेस एक्सक्रीशन रिपेयर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो प्यूरिन्स होती हैं वो मोस्टली प्यूरिन्स या पायरिमिडीन्स की भी रिमूवल हो सकती है नाइट्रोजन बेस की। ठीक है, तो डीप्यूरेशन हो सकती है या एपायरिमिडेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका सिंपली हल कैसे करते हैं या इसको ठीक कैसे करते हैं, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है वो आकर नाइट्रोजन बेस जो डिफेक्टिव नाइट्रोजन बेस होती है उसको रिमूव कर देता है और थ्रू द लाइगेज एंजाइम उसको एक न्यू और स्टैंडर्ड नाइट्रोजन बेस को अटैच कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।